हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। आज हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ख़त्म किया था, जिसका आखिरी टॉपिक जो था वो था किरचॉफ्स इक्वेशन। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शुरू करने से पहले, उसका स्टेटमेंट देने से पहले हम ये देखेंगे क्यों हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, या हम इस तरह से कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन सी खामियां थी, लिमिटेशंस थी, जिसकी वजह से हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देने की ज़रूरत पड़ी। ठीक, तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा इसमें वो है नीड फॉर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी। ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ खामियां थीं, तो उन खामियों को दूर करने के लिए हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ज़रूरत पड़ा। तो पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी खामियां हैं ऑफ या लिमिटेशंस हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड दीज लिमिटेशंस आर डिस्कस बिलो। पहला जो लिमिटेशंस हैं वो है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स establish definite relationship between heat absorbed and the work performed by system in a given process। हमें पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें एक रिलेशन देता है किसके बीच में, हीट एब्जॉर्ब यानी कितना सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया है और कितना वर्क परफॉर्म किया है उस सिस्टम ने एक गिवन प्रोसेस में। और वहाँ से ही ये कहाँ से आता है, जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, जहाँ पे हम कहते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट प्लस हीट एक्सचेंज प्लस वर्क डन। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें एक डेफिनेट रिलेशनशिप दे देता है बिटवीन द हीट एब्जॉर्ब एंड द वर्क डन बाय द वर्क परफॉर्म्ड बाय द सिस्टम इन ए गिवन प्रोसेस। बट लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन कहाँ आ जाता है, इट पुट्स नो रिस्ट्रिक्शन, ये कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं देता है ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यानी फर्स्ट लॉ कोई भी रिस्ट्रिक्शन पुट नहीं करता है कि किस डायरेक्शन में हीट फ्लो करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है और सिस्टम का टेम्परेचर कम है तो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डायरेक्शन ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट के बारे में कुछ भी नहीं बताता। ये हमें ये नहीं बताता कि सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा या सराउंडिंग से सिस्टम में आएगा, या सिस्टम अगर हाई टेम्परेचर पे है और लो टेम्परेचर पे हमारा सराउंडिंग है, तो हीट जो फ्लो का जो डायरेक्शन होगा उसके बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें नहीं बताता। लेकिन विद आवर एक्सपीरियंस, हमारे एक्सपीरियंस की वजह से हमें पता है कि जो हीट फ्लो होता है वो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे होता है, जो हम डेली अपने घरों में देखते हैं। अगर हम एक बॉइल्ड वाटर को गिलास में लेके अगर हम रखते हैं अपने टेबल पे, तो होता क्या है कि बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है लेकिन ग्लास के अंदर का जो वाटर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हमेशा क्या होगा, हीट जो फ्लो होगा वो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक होगा। कब तक होता रहेगा, जब तक इक्विलिब्रियम रीच नहीं हो जाता, यानी सिस्टम और सराउंडिंग का, वाटर और रूम का जो सराउंडिंग है उन दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें कुछ नहीं बताता, जिसको डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट को बताने के लिए हम क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूस करते हैं। दूसरा लिमिटेशन जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की थी वो ये थी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। हमने कहा कि अगर सिस्टम आइसोलेटेड हो यानी उसमें से हीट ट्रांसफ़र नहीं होता हो,
ठीक है, एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होता हो तो क्यू ज़ीरो होगा। और दूसरा क्या था, मैटर भी एक्सचेंज नहीं होता हो तो उस केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसलिए हमने कहा था फर्स्ट लॉ का जब हमने स्टेटमेंट दिया था कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो एनर्जी होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, बट इट डस नॉट टेल, लेकिन हमें ये फर्स्ट लॉ नहीं बताता whether a specific change or process including a chemical reaction, हमें ये नहीं बताता कोई भी जो चेंजेस स्पेसिफिक चेंजेस हो रहा है किसी भी प्रोसेस में या किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैन ऑकर स्पॉन्टेनियसली, यानी स्पॉन्टेनिटी के बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें कुछ भी नहीं बताता। हमें फर्स्ट लॉ ये नहीं बताता कि कोई भी प्रोसेस या कोई भी केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, अपने आप होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और जब भी कोई रिएक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, वो क्या होता है, फिजिबल होता है। दैट इज़ वेदर इट इज़ फिजिबल और नॉट, कोई भी रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर स्पॉन्टेनियस है तो फिजिबल होगा, अगर स्पॉन्टेनियस नहीं है तो फिजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस या फिजिबिलिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बताता। ये हमें ये नहीं बताता कि कोई भी रिएक्शन जो है वो फिजिबल है कि नहीं है, अपने आप होगा कि नहीं होगा। ठीक है, वो कौन बताएगा फिर हमें, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताएगा। और थर्ड जो लिमिटेशन है वो ये है कि द फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी ऑफ वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ अनदर फॉर्म। हमने ये कहा था कि फर्स्ट लॉ में क्या कहा था, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यही हम कह रहे हैं कि फर्स्ट लॉ हमें ये बताता है कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। दूसरा फॉर्म में क्या, इक्विवेलेंट अमाउंट में क्या होगा, यानी जितना फर्स्ट फॉर्म में था उतना ही सेकंड फॉर्म में ऑफ एनर्जी में क्या, अमाउंट में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। बट it does not tell that the heat exchange cannot be completely converted into an equivalent amount of work। लेकिन फर्स्ट लॉ हमें ये नहीं कहता है कि जितना भी एनर्जी जो होगा वो ट्रांसफ़र होगा वो हमेशा उतनी इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा। यानी जितना आप हीट दोगे वो सारा हीट वर्क डन में यूटिलाइज नहीं होगा। कुछ हीट्स जो होता है वो हमेशा क्या होता है, लूज होता है टू द सराउंडिंग्स। ठीक है, यानी जब भी आप हीट दे रहे हो वर्क डन के लिए तो जितना आप हीट दोगे वो पूरा हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं होता। कुछ हीट्स जो होता है वो सराउंडिंग में लूज भी हो जाता है। इसके बारे में फर्स्ट लॉ हमें नहीं बताता, इसके बारे में हमें कौन बताएगा, सेकंड लॉ बताएगा। और जो सेकंड लॉ में हमारा पहला टॉपिक होगा कैनॉट साइकिल। कैनॉट साइकिल में हम ये प्रूफ भी करेंगे कि जितना अमाउंट ऑफ हीट आप दे रहे हो वो सारा हीट वर्क डन में यूटिलाइज नहीं होता है। कुछ हीट जो होता है वो सराउंडिंग में क्या भी हो जाता है, लूज भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन इन चीज़ों के बारे में हमें फर्स्ट लॉ नहीं बताएगा, हमें कौन बताएगा, सेकंड लॉ बताएगा। तो ये तीन लिमिटेशंस थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जिसकी वजह से हमें दूसरे लॉ की क्या पड़ी, ज़रूरत पड़ी, जिसको हम कहते हैं द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें किस में मदद करेगा, इट हेल्प्स अस टू डिटरमाइन इन विच डायरेक्शन एनर्जी कैन बी ट्रांसफ़र। ठीक है, ये हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताएगा कि जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। It also helps us to predict whether a process or a chemical reaction can occur spontaneously, that is of its own accord। यानी सेकंड लॉ हमें इस चीज़ में भी मदद करेगा कि कोई भी प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है।
यानी अपने आप हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो प्रिडिक्ट करने के लिए भी हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या करेगा, मदद करेगा। यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की को यूज़ करके हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो स्पॉन्टेनियसली होगा कि नहीं होगा, यानी अपने आप होगा कि नहीं होगा। अगर अपने आप नहीं होगा तो हमें एक्सटर्नल एजेंसी से क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंसी यूज़ करके उस रिएक्शन को या उस प्रोसेस को कराना पड़ेगा, उस केस में हमें वर्क करना पड़ेगा। ठीक। इट ऑल्सो हेल्प अस टू नो द इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी हमने कहा था रिएक्शन जो होता है वो जब रिवर्सिबल होता है तो वो कब स्टॉप होता है, जब क्या रीच हो, इक्विलिब्रियम रीच हो। तो किस कंडीशन में इक्विलिब्रियम रीच होगा उसको भी प्रिडिक्ट करने के लिए हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है, मदद करता है। इन सारी चीज़ों की वजह से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंस है। अब हम कुछ स्टेटमेंट्स देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कुछ अब स्टेटमेंट्स देखते हैं। दिस लॉ हैज़ बीन स्टेटेड इन नंबर ऑफ वेज, सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हमारे पास बहुत सारे अलग अलग क्या हैं, स्टेटमेंट्स हैं। तो इन स्टेटमेंट्स को हमने यहाँ पे पॉइंट्स के शेप में समराइज किया है। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि ऑल स्पॉन्टेनियस नेचुरली ओकरिंग प्रोसेस, यानी जो भी नेचर में प्रोसेस हो रहा है वह स्पॉन्टेनियस हो रहा है, अपने आप हो रहा है। अपने आप पानी जो है पहाड़ से नीचे आ रहा है, नीचे से पहाड़ पे नहीं जा रहा है। दैट मीन्स जब पहाड़ से नीचे पानी आ रहा है वो स्पॉन्टेनियस है, अब नीचे से पहाड़ के ऊपर नहीं जा रहा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, तो नेचुरली ओकरिंग जितने भी प्रोसेसेस हैं वो क्या है, स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, और आर थर्मोडायनेमिकली वो क्या, इरिवर्सिबल है ना, रिवर्सिबल नहीं है। और पहाड़ से क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे से पहाड़ पे तो नहीं जा रहा है। तो ऑल स्पॉन्टेनियस नेचुरली जो ऑकरिंग प्रोसेस है वो थर्मोडायनेमिकली क्या है, इरिवर्सिबल, यानी उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो थर्मोडायनेमिकली। ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल अपने आप रिवर्स नहीं होगा, एक्सटर्नल एजेंसी आपको लगानी पड़ेगी। द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज इम्पॉसिबल। हमने अभी भी कहा कि जितना आप हीट दे रहे हो उस पूरे हीट को वर्क में कन्वर्ट करना क्या है, इम्पॉसिबल है, विदाउट लिविंग सम इफेक्ट आइदर इन द सिस्टम और इन द सराउंडिंग्स, बिना कोई इफेक्ट को छोड़े हुए किसी भी सिस्टम या सराउंडिंग में। ठीक है, जब भी आप हीट दोगे किसी भी मशीन को वर्क डन करने के लिए तो सारा हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ जो हीट जो है या सिस्टम में या सराउंडिंग में क्या भी होगा, लूज भी होगा, जो हम कैनॉट साइकिल में प्रूव करेंगे। थर्ड जो है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए मशीन। ये इम्पॉसिबल है, ये मिलता जुलता है कि इम्पॉसिबल है क्या, एक मशीन कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो क्या करता हो, विच कैन कन्वर्ट हीट कम्प्लीटली इनटू इक्वलेंट अमाउंट ऑफ वर्क विदाउट प्रोड्यूसिंग सम चेंजेस एल्सवेयर। यानी एक ऐसा मशीन बनाना इम्पॉसिबल है जो सारे हीट को वर्क में कन्वर्ट करे। ठीक है, जो हमने अभी से लिमिटेशंस में भी देखा और सेकंड लॉ में भी, सेकंड जो हमारा स्टेटमेंट था उसमें भी देखा। अब फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो ये है कि हीट कैन नॉट पास फ्रॉम कोल्डर टू वार्मर बॉडी। ये हमें पता है कि हीट जो है ठंडे बॉडी से गर्म बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र नहीं होगा विदाउट द यूज़ ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, यानी एक्सटर्नल एजेंसी यूज़ करे बिना हीट जो है एक कोल्डर बॉडी से वार्मर बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र नहीं होगा। क्योंकि ये एक्सटर्नल एजेंसी इसलिए हमें यूज़ करना पड़ा क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू ए वार्मर बॉडी इज़ ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अपने आप नहीं होगा, इसलिए एक्सटर्नल एजेंसी की हमें क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। अगर इसको रिवर्स किया जाए, हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वार्मर बॉडी टू ए कोल्डर बॉडी
क्या होगा, वो तो अपने आप होगा, बिकॉज इट इज एन ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फिफ्थ जो स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, वो ये है, देयर एग्जिस्ट ए स्टेट फंक्शन कॉल्ड इंट्रोपी। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम एक नया और एक टर्म हम इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको हम कहेंगे एंट्रोपी, जिसका सिंबल क्या है, कैपिटल एस। ठीक, जो कि एक क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा। स्टेट फंक्शन हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, वो फंक्शन जो इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेट पे क्या करें, डिपेंड करें। ठीक है, अब एंट्रोपी क्या है वो हम अभी लेटर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। एंट्रोपी जो होगा किसका, पूरे यूनिवर्स का, वो कांस्टेंट रहेगा जब प्रोसेस क्या हो, रिवर्सिबल, यानी प्रोसेस क्या हो जाए, रिवर्सिबल हो जाए। इनिशियल क्या हो जाए, इनिशियल फाइनल में ए से बी जाए, बी से फिर से ए पे आए। बट लेकिन इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स हमेशा इंक्रीज होगा जब प्रोसेसेस क्या हो, इरिवर्सिबल हो। ठीक है, और नेचर में जितने भी सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं वो सारे क्या है, इरिवर्सिबल है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इंट्रोपी जो है किसका, यूनिवर्स का, वो हमेशा क्या करेगा, टेंड्स टू इंक्रीज, वो हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी यूनिवर्स का जो इंट्रोपी होगा वो कांस्टेंट रहेगा अगर प्रोसेसेस क्या हो, रिवर्सिबल हो, लेकिन इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स विल इंक्रीज जब क्या हो, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो। इंट्रोपी मीन्स डिसऑर्डरनेस या रेंडमनेस। तो रेंडमनेस, इससे हम ये कह सकते हैं, ये इम्प्लाई कर सकते हैं कि जो रेंडमनेस होगा, डिसऑर्डरनेस होगा या इंट्रोपी होगा, वो यूनिवर्स का क्या करेगा, हमेशा इंक्रीज करेगा, टेंड्स टू इंक्रीज। दीज आर द 5 स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ thermodynamics. Thank you very much. See you in next class.